तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़े संकट में फंस गया। और हाँ, इस पूरी कहानी का भारत की एनर्जी और विदेश नीति से क्या कनेक्शन है, ये भी समझेंगे। ये कहानी है तेल, ताकत और डिप्लोमेसी की। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व वो वेनेजुएला के पास है। कायदे से तो इस देश को सोने की चिड़िया होना चाहिए था, है ना? लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर इतना तेल है तो फिर देश इतने गहरे संकट में फंसा कैसे? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरे संकट की जड़ में 3 चीजें हैं: तेल, पावर पॉलिटिक्स और सैंक्शंस यानी प्रतिबंध। सब कुछ इन्हीं के आसपास घूमता है। हुआ ये कि वेनेजुएला के पास रिसोर्स तो थे, पर खराब मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से उनका तेल प्रोडक्शन बुरी तरह से गिर गया। बस इसी कमजोरी ने देश को अमेरिकी प्रतिबंधों का एक आसान निशाना बना दिया। अब ये जो संकट है, ये कोई रातों रात नहीं आया। चलिए एक नजर डालते हैं कि कैसे साल दर साल हालात खराब होते चले गए। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 2017 में, जब अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए। 2019 आते आते तो मामला और सीरियस हो गया, जब अमेरिका ने सीधे वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA, जो कि देश की इकोनॉमी की रीढ़ है, उसी पर बैन लगा दिया। 2024 में थोड़ी ढील दी गई, लेकिन फिर प्रतिबंध वापस आ गए और 2025 तक तो नौबत नेवल ब्लॉकेड तक पहुंच गई। और फिर 2026 में एक मिलिट्री एक्शन के बाद राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सत्ता से हटा दिया गया। और जानते हैं, इस एक घटना ने पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। क्या कोई एक देश किसी दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में इस तरह से दखल दे सकता है? संप्रभुता का क्या होगा? अब आते हैं भारत पर। इस पूरी उठापटक का हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ा? ये मामला हमारे लिए बहुत ही अहम था। ये देखिए, 2015 में भारत अपनी जरूरत का लगभग 12% तेल वेनेजुएला से खरीदता था, लेकिन 2025 तक ये नंबर गिरकर सिर्फ 1% पर आ गया। मतलब जमीन आसमान का फर्क। और ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई, उसकी सीधी वजह थे अमरीकी प्रतिबंध। पेमेंट करने में और तेल लाने ले जाने में इतना रिस्क था कि रिलायंस और नायरा जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों ने वहां से तेल खरीदना लगभग जीरो ही कर दिया। तो सवाल ये है कि भारत ने ये कमी पूरी कैसे की? बहुत स्मार्ट तरीके से। भारत ने अपनी एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई किया। मतलब किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय सऊदी अरब, इराक, रूस, UAE और अमेरिका से भी तेल खरीदना बढ़ा दिया। इससे रिस्क काफी हद तक कम हो गया। पर यह कहानी सिर्फ तेल और पैसे की नहीं थी। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती भी थी। एक तरफ थे उसूल, तो दूसरी तरफ थे हमारे हित। यहाँ भारत की दुविधा देखिए। एक तरफ भारत की दशकों पुरानी विदेश नीति है, जो कहती है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना बेहद मुश्किल काम था। वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ, वो भारत और ग्लोबल साउथ के दूसरे विकासशील देशों के लिए एक खतरे की घंटी जैसा था। बिना UN की इजाजत के इस तरह का मिलिट्री एक्शन एक ऐसी मिसाल बन गया जो भविष्य के लिए वाकई में चिंता पैदा करता है। तो भाई, इस पूरे एपिसोड से भारत ने क्या सबक सीखे और भविष्य के लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी? यहाँ से 4 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें और भी ज्यादा देशों से तेल खरीदना होगा, मतलब डाइवर्सिफिकेशन और बढ़ाना होगा। दूसरी, अपने समुद्री रास्तों को सेफ रखने के लिए नेवी को और मजबूत करना होगा। तीसरी, UN और ब्रिक्स जैसे इंटरनेशनल मंचों पर एक नियम कानून वाली दुनिया की वकालत जोर शोर से करनी होगी। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि भविष्य में भी बड़ी ताकतें अपने हितों और संसाधनों के लिए ऐसा दखल दे सकती हैं। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है कि जब किसी देश की एनर्जी सिक्योरिटी दांव पर लगी हो, तो फिर संप्रभुता जैसे उसूलों की क्या कीमत रह जाती है? ये वो मुश्किल सवाल है जो आज की दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन कर रहा है।